जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य है। एक वर्ष में किसी देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनका जो भी मौद्रिक मूल्य होगा उसका योग क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय होता है। प्रति व्यक्ति आय जो होती है किसी देश की औसत आय होती है। मतलब यदि हम किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें देश की जनसंख्या का भाग दे दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। व्यापकता, राष्ट्रीय आय जो है उसके अंदर प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है, जबकि प्रति व्यक्ति आय जो है वो राष्ट्रीय आय का एक भाग है। विषय, यह समष्टि अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, जबकि प्रति व्यक्ति आय जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय के एक भाग का अध्ययन करता है। अवधारणा, राष्ट्रीय आय एक निरपेक्ष अवधारणा है, यानी राष्ट्रीय आय जो है किसी के सापेक्ष नहीं होती, किसी से तुलनात्मक नहीं होती, जबकि प्रति व्यक्ति आय सापेक्ष होती है, विभिन्न व्यक्तियों के बीच में तुलनात्मक प्रति व्यक्ति आय होती है। सकल घरेलू उत्पाद को समझाइए। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, जैसे कि हमारा देश है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाएं, जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है उनके मौद्रिक मूल्य, उनका जो भी मौद्रिक मूल्य है उसका योग क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की पहली विशेषता है कि इसमें अंतिम वस्तु शामिल की जाती है। अंतिम वस्तु का अर्थ होता है कि ऐसी वस्तु, जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़ा है और उससे हमने शर्ट का निर्माण किया तो शर्ट क्या हो जाएगी? अंतिम वस्तु हो जाएगी, यानी जिसका आगे फिर किसी और निर्माण में प्रयोग ना हो, अंतिम रूप से उसका उपभोग किया जाए। विदेशियों का उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी नागरिकों ने यदि हमारे देश में उत्पादन में कोई योगदान दिया है तकनीकी या पूंजी के रूप में तो उसे शामिल किया जाएगा। मूल्यह्रास, यानी जो पूंजीगत संपत्तियां होती हैं वो काम करते करते उनका क्षरण होता है, उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। जैसे गाड़ी के टायर घिस गए तो वो मूल्यह्रास होगा। तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाया नहीं जाता। सकल का अर्थ होता है कि मूल्यह्रास जो है इसमें शामिल है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझाइए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, यहाँ पर ये विशेषताएं नहीं हैं, यहाँ से शुरू है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा, ये हमारा देश है और हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा एक वर्ष में जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला है GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। GDP, सकल घरेलू उत्पाद में यदि हम X यानी X माइनस M, यानी यदि विदेशियों ने हमारे देश में कोई आय प्राप्त की है तो उसे जोड़ेंगे और हमारे देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में आय अर्जित की गई है तो उसको घटाएंगे। ये देखिए, विदेशों से प्राप्त आय शामिल। विदेशों से प्राप्त आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों में निवेश या विदेशों में प्रदान की गई अन्य साधन
सेवाओं के लिए देश के नागरिकों को विदेशों से प्राप्त आय सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता। मतलब हमारे देश का नागरिक है और उसने विश्व में कहीं पर भी आय प्राप्त की है तो उसे हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाएगा। विदेशियों द्वारा प्राप्त आय, यदि किसी विदेशी ने देश के अंदर विदेशी द्वारा उत्पादित आय को सकल घरेलू उत्पाद में से घटा दिया जाता है। किसी विदेशी व्यक्ति ने हमारे देश के अंदर कोई आय प्राप्त की है तो उसको हम घटा देंगे। मूलह्रास, यदि जैसे कि मशीन चलते चलते मान लीजिए घिस गई है तो जो मूलह्रास हुआ है उसको सकल घरेलू उत्पाद में नहीं घटाया जाता। शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को समझाइए। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूले में, शुद्ध की जगह क्या लिख देंगे, सकल। सकल घरेलू उत्पाद में से यदि हम मूलह्रास को माइनस कर देंगे तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। एक देश, ये हमारा देश है, एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग में से मूलह्रास यानी डेप्रिसिएशन को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग में से मूलह्रास को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक, ये हमारे देश के नागरिक हैं, इन्होंने एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है उनके मौद्रिक मूल्य के योग में से यदि हम मूलह्रास को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध को हटाकर सकल लिख देंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूलह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। पहला है जटिल समस्याओं के अध्ययन में सहायक। जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये कई इसके अंग हैं और ये जो अंग हैं वो परस्पर निर्भर हैं, अन्योन्य आश्रित हैं और इन सभी का जो अध्ययन है वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाना संभव है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं। जैसे यदि हम व्यापार चक्र या पूर्ण रोजगार की समस्या का अध्ययन करते हैं तो यदि हम समष्टि यानी संपूर्ण व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करेंगे तो हम हल निकाल पाएंगे। एक व्यक्ति के रोजगार से हम पूरे देश के लोगों की रोजगार का हल नहीं निकाल सकते। आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। जब सरकार द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है तो वह किसी एक इंडिविजुअल पर्सन, किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि पूरे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो आर्थिक नीतियों का निर्माण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही संभव है। जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कीमत स्तर, व्यापार चक्र, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही इनका अध्ययन किया जाना संभव होता है। अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य होता है वह किसी एक व्यक्ति का कल्याण करना नहीं बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं सभी का कल्याण करना होता है और इसका अध्ययन जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही संभव है, समष्टि के अंतर्गत इसका अध्ययन संभव नहीं है। फिर है व्यष्टि आर्थिक अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है उसमें जो भी नियम बनाए जाते हैं उन नियमों की जो पुष्टि होती है वो पुष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में नियम बनाया उपयोगिता ह्रास नियम। अब जब कई जगह इस नियम का प्रयोग करके देख लिया, अगर यह सही सिद्ध हुआ तभी उपयोगिता ह्रास नियम का निर्माण किया गया। थैंक यू।